हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। कैसे हैं आप लोग? होली के बाद हम दोबारा फिर से मिले हैं नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। हमें उम्मीद है आपने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी और थोड़ा बहुत रिवीजन भी किया होगा। बेटा अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर। होली के बाद हमने आपसे कहा था होली से पहले कि होली के बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। वही हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की खास बात क्या है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको मजा आएगा इसको सीखने में। इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा आपको याद रखनी है। बाकी क्या है इंटरेस्टिंग है ये है कि आपको एसिड बेस हम लोग पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे, ऐसी बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा। यही हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे क्या कि गैसियस कंसंट्रेशन जो है, मतलब गैसेस का कंसंट्रेशन हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, मतलब किस तरह एक्सप्रेस कर, कितने फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक मोलर कंसंट्रेशन, दूसरा पार्शियल प्रेशर में। वही बात करते हैं फॉर्म ऑफ गैसेस कंसंट्रेशन। पहला आपका इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स यानी मोल के टर्म में डिफाइन करें कंसंट्रेशन आपका क्या है। ये ब्रैकेट जो लिखा है बेटा एक्चुअली होता है एक्टिव मास। आगे हम इस पर बात करेंगे, लेकिन समझिए ब्रैकेट इसका लिखा होने मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट है। इसका मतलब इसके बीच में जो भी आपका स्पेसिफिक लिखा है उसके एक्टिव मास की बात हो रही है, उसके मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है। इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है। ओके, वही लिखा एक्टिव मास बराबर मोलर कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम। किसमें बेटा? टोटल वॉल्यूम। ये ध्यान रखिए, डिफिनेशन के हिसाब से हमेशा लीटर में होता है, वॉल्यूम इन लीटर, ये ध्यान रखना है। यदि आपको ml में वॉल्यूम मिला है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करके यूज करेंगे। तो वही बेटा आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, वेट बाय मल्टीप्लाई, तो मैंने चेक दिया वेट बाय मल्टीप्लाई इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यदि आपका ml में वॉल्यूम है तो 1000 से डिवाइड होगा तो ऊपर से जाएगा, तो वेट इनटू 1000 बाय मल्टीप्लाई इनटू v इन ml। तो ये आपका होगा कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ओके बेटा, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैसेस है तो प्रेशर होगा। इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। जिस गैस का आप पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं उसका, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट गैस का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? गिवन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, यानी जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन या टोटल मोल प्रेजेंट इन वेसल्स। तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये होता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करेंगे तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करें तो दो तरह के हम लोग मतलब वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिलेबस में है। कुछ बुक्स में आपको kx भी दिखेगा, लेकिन kx हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। हम लोग सिर्फ दो है, kc और kp। kc तब यूज होगा, kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कब? व्हेन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर। जब कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस किया गया हो तो वहां जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो आपका डिनोट होगा Kc से, K फॉर कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, C फॉर कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, अगला क्या है? Kp, Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन ये क्या है? व्हेन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन पार्शियल प्रेशर। तो दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग पढ़ेंगे। एक Kc जब आपका मोलर कंसंट्रेशन हो आपका मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर या मोलर कंसंट्रेशन हो, और Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब होगा जब आपका कंसंट्रेशन एक्सप्रेस हो पार्शियल प्रेशर में। इतनी बातें हम लोग को बेसिक है जो समझनी है। आगे बात करते हैं हम लोग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है बड़ा समझिए पहले आपको। रिएक्शन में आप समझिए इस तरह की रिएक्शन स्टार्ट हुई, यानी रिएक्टेंट्स आपने रिएक्शन किए, प्रोडक्ट फॉर्म किए, रिएक्शन चल रही है। एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाए, उन दोनों का रेट प्रॉपर दूसरा वर्ड क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिस समय बराबर हो जाती है वह स्थिति इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो सारी रिएक्शन जो होती है इक्विलिब्रियम पर नहीं आती। इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि रिएक्शन क्या हो? रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल दो रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन जो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन चलती है उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, और जो दोनों डायरेक्शन में चलती है वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम भी जब भी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम तब हमेशा ध्यान रखना है कि ये वो रिएक्शन सिर्फ देगी जो क्या होंगी? जो रिवर्सिबल होंगी, यानी जिन भी रिएक्टेंट का रिएक्शन का जो मेथड है वो रिवर्सिबल होगा तभी इक्विलिब्रियम की बात होगी। यदि इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो इक्विलिब्रियम की बात नहीं होगी, ये ध्यान रखिए। ओके, आपको कैसे बताइए सर कौन सी है? तो बेटा पहली बात ध्यान रखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा
वह आपको हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन का मिलेगा। और उसमें आपको ये देखिए रिएक्टेंट्स और ऐसा एरो और ऐसा एरो रहेगा। प्रोडक्ट्स, जो भी आपको रिएक्शन मिलेगी इक्विलिब्रियम में वो इस फॉर्म में मिलेगी। रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट बनाएंगे, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। बराबर लिखा होने का मतलब दोनों, ये ऐसी कंडीशन है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। यदि एरो हम छोटा कर दें, एरो का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखा जाता है, एरो यदि छोटा कर दे इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है और बैकवर्ड रिएक्शन कम है। लेकिन यदि एरो की लंबाई बराबर है इसके मतलब रिएक्शन आपका कहाँ है, ये रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम की स्टेट है। क्या है? इक्विलिब्रियम की स्टेट है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। आइए हम बात करते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। वही बताया गया है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी यह वह कंडीशन है रिवर्सिबल रिएक्शन की, यह वह स्थिति है। थोड़े समय बाद आती है, तुरंत नहीं आती है, थोड़ा समय लगता है इक्विलिब्रियम को सस्टेन करने में, लेकिन यह वह स्थिति है रिएक्शन की जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। क्या बेटा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल यानी रिएक्टेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाने का रेट जो है प्रोडक्ट से रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाने के रेट के बराबर है। क्या बेटा? बराबर है। अगला पॉइंट देखें, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है बट नॉट, ये नोट नहीं बनता, बट नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज होगा लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा? चेंज नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा जब के कब की बात है, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा तब की बात कर रहे हैं। ठीक, सो रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ये ध्यान रखना बेटा, रिएक्शन स्टॉप नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आपसे कोई कहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम, उसमें स्टेप लिखा हो रिएक्शन इज स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, तो गलत है। रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, बस फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम होता है उस जगह पर। तो अब समस्या क्या है, यदि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट प्राप्त कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीका, बहुत नामचीन रिएक्शन बड़ा रिवर्सिबल है। जैसे आपको एक हैबर प्रोसेस में जो अमोनिया बनता है वही रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है और पूरी यूरिया इंडस्ट्रीज उसी रिएक्शन पर डिपेंड करती है हैबर प्रोसेस पर। तो वहां होता क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है, वह रिएक्शन का नेचर है, वह रिएक्शन का स्वभाव है, और उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके प्रोडक्शन किया जाता है। वो हम लीच एडिबल प्रिंसिपल आगे पढ़ेंगे, तब बताएंगे कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे करेंगे। अभी हम डिस्कस करें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कैसे होगा। ओके, तो यानी जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है। रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, यह होता है डायनेमिक। क्या होता है? डायनेमिक होता है, ये ध्यान रखिए। स्टैटिक नहीं होता। क्या होता है? डायनेमिक। दो टर्म होता है, हम डिस्कस कर रहे हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज मतलब वो स्टॉप नहीं हुई, रिएक्शन हो रही है। अगली बात वही लिखा बेटा, दे चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है। आगे बात करते हैं। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। मैंने आपसे कहा कि डायनेमिक होता है मतलब मूवेबल होता है, स्टॉप नहीं रहता, चलता रहता है। आगे बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, बहुत ध्यान रखिए बेटा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कलर ऑफ ऑल चीज विल बी कांस्टेंट। हर चीज का जो कलर देगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन क्या होगा? लगभग फिक्स, लगभग क्या फिक्स ही है। ठीक, बिकॉज कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, स्कूल के बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते हैं। समझिए, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। नो एनी कंफ्यूजन, नो एनी एक्सेप्शन। अब मुद्दा ये है, सर हम लोग हैबर प्रोसेस पढ़े थे सर, उसमें आयरन हमने कैटलिस्ट यूज किया था, मॉलिब्डेनम उसका मॉडरेटर यूज किया था कैटलिस्ट का, तो उसे क्यों यूज करते हैं बेटा? होता क्या है, इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज करने में जो समय लगता है, इक्विलिब्रियम पर आने में किसी रिएक्शन को जो समय लगता है, उस समय को कैटलिस्ट कम कर देता है। ऐसे मान लो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने में 1.5 घंटा लगता है, तो आपने कैटलिस्ट यूज किया, वो इक्विलिब्रियम 20 मिनट में स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक्सटेंट मतलब कि इक्वल एक्सटेंट में इंक्रीज करता है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कैटलिस्ट बराबर मात्रा में बढ़ाता है, और जब बराबर मात्रा में बढ़ाएगा तो इक्विलिब्रियम आपका जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम के स्टेबलाइज होने का जो टाइम था वह कम हो जाएगा, लेकिन वह इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यह ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध कर रखिए कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों?
क्योंकि कैटलिस्ट अफेक्ट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इन इक्वल एक्सटेंट। इक्वल एक्सटेंट में बेटा दोनों का रेट बढ़ाता है, इसीलिए इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं है, ध्यान रख लीजिए। सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज करता है। ओके, ये बात की मैंने कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट but affect the time to attain equilibrium। इक्विलिब्रियम को शायद में टाइम लगता है, उससे अफेक्ट करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, तो कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आराम से पढ़िए चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें बोरिंग नहीं है। आप सीखना चाहेंगे तो बहुत मजा आएगी पढ़ने में, और क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके डेली लाइफ में गुजरती हैं, चीज़ समझ में आएगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी 5 क्वेश्चन भी आते हैं। आपको सिंपल तरीका एक बार आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन इस पर जब भी आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि कुछ ही पॉइंट इसमें है जो हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगी करने में। आइए कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिएगा। हम लोग अब सीखते हैं इसके आगे। बेटा रिवीजन का आपको हम बार बार कह रहे हैं, रिवीजन अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस धीरे धीरे आपका समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लगभग 40% तो नहीं, सिलेबस आपका खत्म हो चुका है, तो अब आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन स्टार्ट कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मेंटेन रहेगा, वरना यदि रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको लगेगा पीछे से मैं भूलता जा रहा हूँ, तो फिर वो दिक्कत की स्थिति आ जाती है। पॉइंट क्या होगा? लॉ ऑफ मास एक्शन, पहला इसमें रूल, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बताइए? इसका कहना है रेट एट विच substance reacts is proportional to its एक्टिव मास। क्या नाम था? किसी सब्सटेंस का रेट जो है उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वो किस रेट से रिएक्शन करेगा यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका एक्टिव मास कितना है। एक्टिव मास आपको मैंने बताया था, एक्टिव मास क्या था? मोलर कंसंट्रेशन, यानी कोई भी सब्सटेंस उस रेट से मतलब किसी भी सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोलर कंसंट्रेशन। उसको यहां पर टर्म यूज किया गया एक्टिव मास। क्या यूज किया गया? एक्टिव मास। एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is proportional to the products, मतलब multiple products of active masses of the reactants। यानी बेटा समझिए, ऐसा कहना है किसी सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, ठीक। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन यानी जब मोर देन वन रिएक्टेंट है, जब मोर देन वन रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस। मतलब जब रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ देयर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी हम बात करते हैं, बड़ा लिख के समझिए। आने वाला यदि ये है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है आपका प्रोडक्ट, तो आपका रेट ऑफ
रिएक्शन आर एक्शन चल रहा है, रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए। लेकिन या इसको कहे रेट ऑफ रिएक्शन, जब हम इसमें से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे बेटा तो एक कांस्टेंट आता है के। सो के, यहाँ पर के क्या है, यहाँ पे के आपका है के इज कांस्टेंट नोन एज रेट। क्या बोलते हैं बेटा, इस रिएक्शन के रेट को कांस्टेंट बोलते हैं। अब समझिए, यदि हम बात करें a प्लस बी प्लस सी, इससे बन रहा है आपका प्रोडक्ट, मोर देन वन रिएक्टेंट है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, प्रोपोर्शनल टू होगा एक्टिव मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ सी। एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वही लिखा है बेटा, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। जितने रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। जब ये हटेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी इक्वल टू आएगा, तो यहाँ पर हमने के डैश लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे के लिखा था बेटा तो बदलना पड़ा, के डैश ए बी और एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी इंटू एक्टिव मास ऑफ सी। के डैश क्या है, के डैश भी आपका क्या होता है, इस रिएक्शन का क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या बेटा, रेट कांस्टेंट है इस रिएक्शन। कॉपी कर लीजिए, अगर आपने कॉपी कर लिया तो हम थोड़ा धीरे करके आगे बढ़ते हैं। बात आपको समझ में आ गया बेटा, एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मास, और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी इसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो वही हमने कहा, रेट ऑफ रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट था तो पता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ सब्सटेंस पे रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया है, ठीक है, एक्टिव मास, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, के लग गया, ठीक है, के कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो आपका मोर देन वन रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात हुई, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो गया एक्टिव मास ऑफ ए, क्योंकि तीन प्रोडक्ट है ए बी सी, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बी मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट सी। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा के डैश इनटू एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी इनटू एक्टिव मास ऑफ सी। और के डैश क्या, के डैश इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। क्या बेटा, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। कॉपी कर लीजिए, छोटा कॉपी कर लीजिए साइड। कॉपी हो गया। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और रिएक्शंस की बात करते हैं। बहुत ध्यान देखिए बेटा, बहुत जनरल रिएक्शन हर बुक में आपको ये मिलेगी ना, ए इसका मतलब स्मॉल ए मोल ऑफ कैपिटल ए रिएक्टेंट। बेटा ए आपका रिएक्टेंट है, तो आगे ए लिखा है, स्मॉल ए लिखा है, वह उसके नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको समझ में आएगा तभी बात हो पाएगी। जो आगे स्मॉल में लिखा है वह क्या है, वह नंबर ऑफ मोल्स है, और ए आपका क्या है, ए आपका रिएक्टेंट स्पीसीज है। ए प्लस बी रिएक्शन किया, सी प्लस डी बनाया। आपने क्या किया बेटा, स्मॉल ए ऑफ कैपिटल ए रिएक्टेंट लिया, उसमें स्मॉल बी ऑफ कैपिटल बी रिएक्टेंट डाला, रिएक्शन हुई। स्मॉल सी ऑफ प्रोडक्ट सी और स्मॉल डी ऑफ प्रोडक्ट डी फॉर्म हुआ। थोड़े समय बाद ये रिएक्शन का नेचर रिवर्सेबल है, तो थोड़े समय बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी जब प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट भी फॉर्म करेंगी, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइजेशन, दोनों की डंडी क्या है बराबर। तो ये आपकी इधर से इधर रिएक्शन की आपको साफ दिख रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, इधर से इधर किया बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम बात कर रहे हैं, बात करें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बेटा आर एक्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है।
इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए, और जो बेटा मोल होता है वो हमेशा पावर में जाता है, कहाँ आता है, पावर में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो हमेशा कहाँ जाएंगे, एक्टिव मास में, वो उसकी पावर में जाएंगे, क्योंकि वो उतने मोल्स है, भाई 10 मोल है तो 10 बार गुणा करेंगे, आप 10 बार गुणा करेंगे तो वो कहाँ चलाएगा, पावर में चलाएगा। भाई यदि 2 मोल है तो 2 बार गुणा करेंगे, नहीं तो खाना एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के, तो 2 बार गुणा करेंगे तो 2 बार गुणा करेंगे वो पावर में चलाएगा। तो वही आपका जितना मोल होगा वो कहाँ होगा, पावर में। और दूसरा बी का बी, कोई दिक्कत मिलता नहीं है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो वैसे हटाएंगे तो आपका यहाँ पर एक साइन आए आपका कांस्टेंट के एफ ए का पावर ए बी का पावर बी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका के एफ जो है ये है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बेटा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। बेटा इधर से इधर रिएक्शन करके इधर जा रहा है, उसको फॉरवर्ड बोला गया, ये रिएक्शन करके इधर आएगा, उसको बैकवर्ड टर्म यूज करता है। सब रिएक्शन के लिए कॉमन टर्म है, सब में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन की बात। आगे बात करें, यदि आपसे बात की जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो प्रोपोर्शनल किसके होगा, बाय बैकवर्ड मतलब ये, बाय बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, और ये फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, और बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो इनका कंसंट्रेशन की बात आएगी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी। जब बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो क्या आएगा, एक आपका कांस्टेंट आएगा के बी दिख रहा है आपसे, हाँ, सी का पावर सी और डी का पावर डी। समझ आ गया मतलब आपको, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा, तो एक कांस्टेंट है के बी, नॉट 6, ये बी है के बी क्या है, के बी क्या है, के बी आपका है, के बी है रेट कांस्टेंट, क्या बेटा, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। के भी आपका बेटा रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और के एफ क्या था, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और आपको पता है, क्या पता है बेटा, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू, बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है बेटा, रेट ऑफ, बोलिए बैकवर्ड रिएक्शन। जब इक्विलिब्रियम होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ये आपको बताया अभी मैंने, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आपको समझाया, तो वही बताया कि इक्विलिब्रियम वह कंडीशन है या वह स्टेट है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो हमने माना वही चीज लिखी यहाँ पर, कॉपी कर लिया आपने। तो देखो हो गया कॉपी। तो ये बात हो गई कि इक्विलिब्रियम यदि है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अच्छी बात है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, बेटा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, तो वो हम इसको कर देते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा, यानी इसके मतलब के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इक्वल टू क्या होगा, के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखिए, यदि इसको हम इधर ले आए, ध्यान दीजिए बेटा, इसको हम इधर ले आए तो इसको उधर ले आ सकते हैं ना, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं के एफ इक्वल टू, सॉरी, के एफ बाई के बी इक्वल टू
कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। और ये आपका जो है के एफ बाई के बी, इसके लिए यूज करते हैं स्पेशल, यानी के एफ बाई के बी जो होता है बेटा, के एफ बाई के बी इक्वल टू होता है कि स्पेशल कांस्टेंट, उसको बोलते हैं के सी। क्या होता है के सी, और इसको कहते हैं, क्या होता है ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत ध्यान से इस चीज को याद रखिए और समझिए, यह डायरेक्टली पूछा गया है। के सी इक्वल टू क्या होता है, तो ध्यान रखिए के एफ बाई के बी होता है। क्या होता है के सी इक्वल टू के एफ बाई के बी, क्या होता है के एफ बाई के बी, यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। उल्टा मत कर दीजिएगा, ऐसे ही याद रखना है, समझ लीजिए, ठीक है बेटा। यानी हम इस रिलेशन इसको लिख सकते हैं, ये हो गया कंफर्म। तो इसके मतलब हम लिख सकते हैं के सी इक्वल टू के एफ बाई के बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। इसको हम बात करें तो यह है कहीं आपका प्रोडक्ट है, तो इसको हम जनरली ये लिख सकते हैं, जनरल जो इक्वेशन होगा के सी इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन सारी की सारी हैं, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। आपको हर इक्वेशन में समझ में आ रही है, कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे बात करते हैं। फिर कुछ रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। तो हमने ABCD के टर्म में किया है, फिर हम कुछ रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चीजें और क्लियर होगी। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए आप। कॉपी कर लिया बेटा, ये हो गया कॉपी। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ आपको रिएक्शंस दे रहे हैं, आप उसका केसी निकालिए फटाफट। हम फिर बता ही रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करिए, फटाक से सबका केसी निकाल लीजिए और क्रॉस चेक कर लीजिए। आपको यदि केसी निकालना आ गया, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट की पहली सीढ़ी आपने चढ़ ही ली, कूद कर पहुंच गए। यदि आपको इतनी जल्दी आ गया, मतलब आप कूद कर पहुंच गए, यानी आपको जो है चीजें याद हैं। देखिए हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहला आपका है PCl5 gaseous, PCl3 gaseous प्लस Cl2 gaseous। ओके, इसका आपको केसी लिखना है, मैं लिख दूंगा। दूसरा आपका है 2HI gaseous, H2 gaseous प्लस I2 gaseous। अगला आपका बेटा है, यहाँ लिख दो तीसरा 4NH3 gaseous प्लस 5O2 gaseous, 4NO gaseous प्लस 6H2 gaseous। ठीक, इतना करिए बेटा, फिर हम बात इधर कॉपी होगा बेटा साइड में। आप लिखते रहिए, सबके लिए केसी लिखते रहिए, डायरेक्ट केसी लिखिए। आपको पता लगा केसी इक्वल टू केबी बाई केएफ होता है, केएफ बाई केबी आपको पता है, केसी इक्वल टू केएफ बाई केबी होता है, ये तो आपको पूछेगा ही। बाकी आप ये बराबर लिखते रहिए। एक इक्वेशन और आपका फोर्थ 2SO3 gaseous प्लस O2 gaseous।
करिए फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हमने कोशिश कर ली बेटा, चलिए भाई वाली है। इसके लिए केसी होगा, केसी इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब एक्टिव मास ऑफ PCl3, बेटा इसका एक ही मोल है तो पावर एक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई एक्टिव मास ऑफ Cl2। भाई प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का एक्टिव मास मतलब प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस हो गए डिवाइड बाई रिएक्टेंट में भी देखिए 1 ही मोल है तो PCl5 का एक्टिव मास, ये होगा इसका Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। ओके बेटा, अगला देखिए इसके लिए Kc हमें लिखना है, Kc इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट क्या है H2 यानी एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ आयोडीन डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ H। ध्यान दे बेटा, यहाँ 2 मोल है तो 2 मोल है तो पावर में जाएगा 2, पावर में जाएगा 2 मोल था बेटा, पावर में चला गया। नीचे वाले का देखिए, इसमें थोड़ा और वेरिएशन किया गया, Kc इक्वल टू हमें प्रोडक्ट का एक्टिव मास देखना है बेटा, NO कितना मोल है, 4 मोल है, पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई H2O भी गैसेस में है, H2O की पावर 6, कोई दिक्कत नहीं, 6 डिवाइड बाई रिएक्टेंट में क्या होगा NH3 हो रहा है, NH3 का पावर 4, फिर क्या ऑक्सीजन हमारा, ऑक्सीजन का पावर 5। तो आपका ये नीचे वाले का ये Kc है, ये बड़ा ये छोटा ब्रैकेट लगा दिया हमने, गलत है, एक्टिव मास में हमेशा बड़ा ब्रैकेट लगता है। ओके, क्या लगता है बेटा, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट नहीं, बड़ा ब्रैकेट बताता है कि एक्टिव मास है, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका ही है उसका एक्टिव मास। इसका देखिए, इसका Kc क्या होगा बेटा, Kc इसका प्रोडक्ट क्या है SO2 यानी SO2 का एक्टिव मास डिवाइड बाई ऑक्सीजन का एक्टिव मास, सब मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन का एक्टिव मास डिवाइड बाई SO3। रिएक्टेंट की बात आएगी SO3 का, ठीक है बेटा, 2 मोल है तो पावर 2। ये देखिए हमने सबका आपको एक्टिव मास बनाने निकाली, इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका यदि आपने इसे अपने से कर लिया है, इसका मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक आपको समझने में भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करिए, उसके बाद तो हम करते रहेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है द फॉलोइंग concentration were obtained for the formation of NH3 from N2 and H2, मतलब अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से at equilibrium for the reaction N2 gas plus 3H2 gas to NH3 गैस, ये रिएक्शन होता है। कंसंट्रेशन क्या क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया बड़े N2 1.5 इंटू 10⁻⁻² मोलर, ठीक है। हाइड्रोजन का मोलर कंसंट्रेशन क्या रखा है, एक्टिव मास क्या रखा है 3.0 इंटू 10⁻⁻² मोलर, ठीक है। और NH3 का दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻² मोलर। अब करना क्या है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc मैंने आपको लिख दिया है, उससे फिलहाल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया था, लेकिन Kc हमने अपनी तरफ जोड़ दिया है,
ठीक, फिर क्वेश्चन केसी आपको निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन आप पहले उतारिए, खुद से कोशिश करिए, उसके बाद मतलब वीडियो मेरा पॉज करिए, खुद से तुरंत ट्राई करिए, देर मत लगाइए, क्योंकि जो भी काम दिया जाए उससे तुरंत करना चाहिए। कल के लिए कुछ मत छोड़िए, कल तो दुनिया में कभी आया नहीं, पुराने लोग कहते ही हैं कल कभी होता नहीं, और रियली में कल कभी नहीं होता, क्योंकि जो कल है वो जब अगला दिन आएगा तो आज हो जाएगा, कल कभी नहीं होता। इसे आप ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, और हम आप लगा लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए मेरे सोल्यूशन से। इधर हो गया, कॉपी कर लिया इसको। हाँ बेटा, कोशिश कर लिया आपने। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे करेंगे हम लोग। पहले इसका डायरेक्शन लिख लीजिए, पहले इसका डायरेक्शन लिख लीजिए केसी। केसी क्या होगा, केसी इक्वल टू होगा, डायरेक्शन क्या है NH3, मतलब कि एक्टिव मास ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ H2 का क्यूब और एक्टिव मास ऑफ N, ये आपका डायरेक्शन होगा। एक्टिव मास ऑफ NH3 कितना दिया बेटा, 1.2 इंटू 10 का पावर -2, इसका आपको स्क्वायर करना है। ठीक, हाइड्रोजन कितना दिया एक्टिव मास का, एक्टिव हाइड्रोजन वो दिया 3.0 इंटू 10 का पावर -2, इसका क्यूब करना है, मल्टीप्लाइड बाई नाइट्रोजन कितना दिया है 1.5 इंटू 10 का पावर -2, कर दिया बेटा। इसको पूरा करेंगे बेटा, कितना होगा 1.44 इंटू 10 का पावर -4 डिवाइड बाई ये करेंगे तो 3 या 9 3 या 27 इंटू 10 का पावर -6, इसको करेंगे बेटा तो इंटू 1.5 इंटू 10 का पावर -2, सब बेटा पावर पर आएंगे, ये आपको यहाँ से कम कर दिए तो हो जाएगा 14.4 इंटू 10 का पावर -4 प्लस 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 27 इंटू 15, ये होगा। और ये आपको हो जाएगा 144 इंटू 10 का पावर, ये 4 बेटा 6 2 8 है तो प्लस 4 होगा, तो उसमें से हमने और कम कर दिया तो 3 हो गया, डिवाइड बाई 27 इंटू 15। अब शुरू करते हैं हम लोग। देखिए 3 9 27 और 3 चौक 12, 2 3 8 24, ठीक है ओके। 3 5 15, 3 एकम 3 3 6 18, ये हो गया बेटा आपका 1600 भागे 9 45 45, डिवाइड कर दीजिए इसको डिवाइड कर दीजिए 6000 45 से 3 टाइम जाएगा 135, कितना हो जाएगा यहाँ 5, यहाँ कितना हो जाए 25 हो गया, 0 1 0 यहाँ गया था, 1 0 यहाँ गया 5 5 25 की 5 हासिल लगा 2 5 चौक 20 2 22, कितना बचा 25 बचा, 1 0 यहाँ खर्च हो गया, यहाँ एक अभी 0 बचा है, ठीक है ओके। ठीक, तो फिर 5 बार आएगा, फिर वही आएगा 2 2 5, फिर 25 बचेगा तो यानी 5 5, इसके बाद इसका आंसर आएगा 355.55, ओके 355.55। और यदि यूनिट की बात करें तो यूनिट कितना होगा इसका यूनिट होगा 4 2 कट जाएगा, इसका यूनिट होगा आपका मोल -2 और लीटर स्क्वायर, ओके मोल -2 लीटर स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आएगी। आपने यही निकाला है तो सही है, यदि कहीं मिस्टेक आ रहा है तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ओके बेटा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप नए सब्सक्राइबर हैं बेटा तो आपको थोड़ा समय आपका काफ़ी निकल चुका है, अब आपको अपनी स्पीड और बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी आगे आ चुका है, आपको कुछ नहीं करना है, बस तैयारी स्टार्ट कर देनी है। वीडियो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटेड वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देखिए, और जो फिजिकल के साथ में चल रहा है उसके साथ साथ चलिए, और इनऑर्गेनिक वाला कवर करते रहिए, तो 15 20 25 दिन में 100 महीने में आपको कवर हो जाएगा। लेकिन वीडियो लगातार देखिए और साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।